अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक़ आगे मोहम के साथ उरूज रज़ा हाज़िर खिदमत है। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के हकूक़ क्या हैं और उनको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, और इसके अलावा उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनका जो राइट ऑफ लाइफ है, या राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, या फिर राइट ऑफ लॉयर जो है वो उनको मिलता है नहीं मिलता, या फिर उनके जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे जब बढ़ जाते हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी जो वहाँ पे मिशन अब्रॉड के ज़रिए वहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं, वो काम करती हैं नहीं करती हैं, और क्या पाकिस्तानी सफारत खाने उन तमाम कैदियों तक जाते हैं या उनको रसाई दी जाती है, या फिर उनके लिए काम करते हैं, उनके हकूक़ के लिए काम करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान में 2013 के इलेक्शन में ये एक डिबेट चल निकली थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया जाए। उस वक्त तो ये बात भी आ रही थी सुनने में कि दिया जाएगा, और शायद 2013 के वोटिंग में या इसमें इलेक्शन में वो अपने इस हक को इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन बहरहाल वो मटीरियलाइज ना हुआ, वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। अभी 2018 के इलेक्शन जब आएंगे तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट ऑफ वोट जो है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में अपने पैनलिस्ट के साथ आपका तारुफ करवा दूं। अदीला खान एंथ्रोपोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट पब्लिक हेल्थ, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सेनेटर निगत मिर्ज़ा हिना, सेनेटर हैं MQM से, और उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी मेंबर भी हैं। तो ओवरसीज़ की मुश्किलात के हवाले से वो बहुत कुछ जानती हैं, खुद भी सऊदी अरब में वो रहाइश पजीर हैं पिछले 40 साल से, तो उनको बहुत अंदाज़ा है कि जो पाकिस्तानी मिडल ईस्ट या गल्फ़ में हैं उनकी क्या मुश्किलात हैं, और क्या पाकिस्तानी एम्बेसीज़ उनके हवाले से काम करती हैं, उनकी सुनवाई होती है या नहीं, उस पर बातचीत करेंगे। और चेयरमैन लिबरल फोरम पाकिस्तान मोहम्मद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, और आप तीनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। मैम, शुरू आपसे करेंगे। सेनेटर साहिबा, आप खुद भी पिछले 40 साल से सऊदी अरब में रहाइश पजीर है। सुनने में आया कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद उनकी गल्फ़ में है, मिडल ईस्ट में है। क्या सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे मुकीम है, और उनके क्या ज़िंदगी के वहाँ पे हालात हैं, और उनके जो हकूक़ हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़, क्या उनको दिए जाते हैं या नहीं, या उनकी जो मुश्किलात हैं वहाँ तक जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो जाती है या नहीं? असल में मशरक़ी वस्ती में और सऊदी अरब में सबसे बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब में ही है, उसके बाद यूएई में है। क्योंकि पिछले 8-9 बरस से कुवैत ने तो हमारे वीज़े ही बंद किए हुए हैं। कतर में भी ऐसी कुछ पाबंदियां चल रही थी। अब जब सऊदी अरब में सबसे बड़ी तादाद है तो सबसे ज़्यादा वहाँ हमारे लेबर्स हैं। अच्छा, यहाँ से जो मुश्किलात हमें आती हैं वो एजेंट्स की वजह से आती हैं कि वो धोखे दही करके उनको तनख्वाह कुछ बताते हैं, एग्रीमेंट कुछ साइन करवाते हैं, और वहाँ जाके वो बेचारे प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। सऊदी हुकूमत हर मुमकिन सर पे हाथ रखती है, कोशिश करती है कि लोगों को उनके हुकूक दे सके, या जो कुछ अगर कफ़ीलों के मामलात भी हैं उसमें अगर रसाई होती है, लेबर कोर्ट है वहाँ पे, और वहाँ तक लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी एम्बेसीज़ का किरदार हर जगह बहुत ही शर्मनाक सा है, क्योंकि वो अपने लोगों को उस तरह पूछते ही नहीं है जिस तरह के जैसे लेबर गए हैं। पहली बात तो ये कि जब पाकिस्तान से कोई सऊदी अरब जा रहा है तो उसे छोटी मोटी तो अरबी ऐसी आनी चाहिए कि वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सके। इस तरह के हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि आप 3 महीने 2 महीने 1 हफ्ते कुछ तो सिखा के भेजें। वो वहाँ जाके सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हें ये आता है कि वो हक्का बक्का खड़े होते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही होती। फिर मुख्तलिफ पाकिस्तानी ही इस तरह होते हैं कि आपस में एक एसोसिएशन बनाई हुई है दाद रसी के लिए लोगों की। आजकल बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान वेलफेयर कौंसिल बनी हुई है, और एक यंग बच्चों की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो इस तरह होता है कि ये लोग फिर छोटी मोटी उनकी बातों को, मुश्किलात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो एम्बेसी का रोल होना चाहिए वो कतई अपना किरदार अदा नहीं करते। पहली बार अभी यहाँ से वेलफेयर कम्युनिटी अताशी गए हैं दो, एक महमूद साहब हैं और एक अब्दुल शकूर हैं, जो सऊदी अरब गए हैं। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और बहुत ज़्यादा ये केयर कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की, और नए नए हल निकाल रहे हैं उनके लिए। और हमारे एक नए एम्बेसडर जाने वाले हैं, एडमिरल साहब एक नेवी के हैं,
تو انشاءاللہ ہمیں اچھی امید ہے کہ شاید سعودی عرب میں اس وقت جو بدترین اکانومیکل کرائسس آیا ہوا ہے اس میں وہ شاید پاکستانیوں کی مدد کر سکیں، کیونکہ 26 لاکھ میں سے 10 سے 12 لاکھ پاکستانی ان 3 مہینوں میں پاکستان واپس آنے والے ہیں، واپس آنے والے ہیں۔ مختلف وجوہات بالکل کی بنا پہ۔ بالکل ٹھیک ہے انور صاحب، اوورسیز پاکستانیز کو پاکستانی سفارت خانوں کی طرف سے کیا کیا حقوق حاصل ہیں، یا ان کو کس حد تک ملک سے مدد ملنی چاہیے، اور ان کی مشکلات کس قسم کی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ پہلے تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پوری دنیا میں کتنے ہیں۔ بالکل اس وقت کوئی 74 لاکھ سے زیادہ، یعنی 74 لاکھ 65,000 کے لگ بھگ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے 124 ملکوں میں ہیں۔ اور سب سے جو ٹاپ پہ ہے ہمارے سعودی عرب میں 19 لاکھ ہمارے سعودی عرب میں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یونائٹڈ کنگڈم میں، یو کے میں ہم کہتے ہیں 17,92,000 وہاں ہیں، اور اس کے بعد یو ای میں ہیں ہمارے 13 لاکھ، یونائٹڈ عرب امارات میں ہیں۔ اس کے بعد یو ایس اے میں 5 لاکھ ہیں، عمان میں 2,38,000 ہے۔ جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں سعودی عرب کی پاپولیشن تو اس کا 5.91%، یعنی کہ 6% جو سعودی عرب کی اپنی پاپولیشن ہے وہ اس وقت 3,21,00,000 ہے، یہ 2014 کی جو پاپولیشن ہے اس میں ہم 6% ہمارے پاکستانی وہاں ہیں۔ سیم جو ہے اس پر ہم یونائٹڈ کنگڈم کا دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری پاپولیشن 2.8 آتی ہے، یعنی کہ 2.8 آتی ہے۔ اس کے بعد یو اے میں سب سے زیادہ 14% ہمارے پاکستانی وہاں ہیں۔ یو اے یونائٹڈ عرب امارات یعنی کہ متحدہ عرب امارات کی اپنی پاپولیشن جو ہے وہ 92,67,000 ہے، لیکن اس میں ہمارے جو 13 لاکھ ہمارے لوگ ہیں پاکستانی ہیں۔ بالکل اب جب ہم یہاں اتنی بڑی پاپولیشن ہماری جاری ہوتی ہے، امبیسی میں وہی ہمارا سٹاف ہے، لیکن موسٹلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف ناظرین یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ آرمی چیف نے افغانستان میں مزار شریف میں حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور آرمی چیف نے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے افغان سیکیورٹی فورسز سے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ پرعزم افغان قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گرد ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کو ہم شکست دیں گے، دہشت گرد ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پرعزم افغان قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف نے افغانستان میں مزار شریف میں حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آرمی چیف نے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے افغان سیکیورٹی فورسز سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور کہا ہے کہ پرعزم افغان قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دہشت گرد ہمارے مشترکہ دشمن ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں کو ہم شکست دیں گے۔ تازہ خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے افغانستان میں مزار شریف میں حملے کی شدید مذمت کی ہے، اور آرمی چیف نے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر بھی اظہار افسوس کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے افغان سیکیورٹی فورسز سے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے، اور اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پرعزم افغان قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، دہشت گرد ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، دہشت گردوں کو ہم شکست دیں گے۔ یہ تو تھی روز تازہ ترین، بڑھتے ہیں معمول کی نشریات کی جانب، دیکھتے رہیے روز نیوز۔ آج سنی انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو ایجنٹ کے ذریعے وہ باہر چلے جاتے ہیں، نہ تو وہ ان کی انٹیگریشن ہوتی ہے اس سوسائٹی کے ساتھ، زبان وہ نہیں جانتے، تو وہ جب وہاں جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک بیگار کیمپ اس طرح کی بھی صورتحال آتی ہے، یا پھر ان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کی کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو سم ٹائمز وہ ان کے ایگو سے مطلب بلو ٹو دیئر ڈگنیٹی ہوتے ہیں۔ میرا جو کویسچن ہے آپ سے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اوورسیز پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو اس ملک کی زبان سکھائی جائے، اس ملک کا قانون پڑھایا جائے، تاکہ جب وہ وہاں پہ جا سکیں قانون کو بھی سمجھے۔ ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ قانون کو چونکہ نہیں جان رہے ہوتے تو اس کی مد میں وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں سعودی عرب نے بہت سارے پاکستانیوں کو آج تک سر قلم کر دیے۔ ہماری ایمبیسی ایسا کوئی رول کیوں نہیں پلے کرتی کہ ان کی حکومت سے درخواست کرے کہ آپ اس کو لائف ٹائم امپریزنمنٹ دے دیں لیکن اس کو سزائے موت نہ دیں؟ تو کیا سمجھتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ آف لائف کیسا ہے وہاں پہ؟
پہلی بات تو یہ ہے عروج کہ یہ سسٹم جو ہے باہر جا کے جاب کرنے والا یا جو بھی ہے، آپ یہاں پہ تنگ ہیں، آپ کو پولیٹیکل اسائلم چاہیے، ان امپلائمنٹ ہے، ٹیررزم ہے، بہت سے ریزنز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس ملک بدلنے کے. صحیح ریگولیٹ تو ہم نے کیا نہیں سسٹم. یہ ایجنٹس کتنے ہیں جو رجسٹرڈ ہے؟ جیسے میڈم نے بتایا کہ غلط پے بتا کے وہ چلے جاتے ہیں. ہمارے لوگ بھی تو جان چھڑانے کے لیے غلط چینل سے جاتے ہیں وہاں. بالکل پہلے تو اس جو ان کا ویزا ہے اسی پہ وہ انلیگل ہو جاتے ہیں وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. 3 مہینے 6 مہینے کے وزٹ پہ جا کے آپ اپنا اوور اسٹے کر لیتے ہیں. بالکل وہاں پہ آپ کی ایمبیسی کے رائٹس تو گئے ختم ہو گئے. جو تھوڑے بہت آپ کو آپ کا وہاں پہ آپ نے کہا کہ آپ کا مشن ہے یا آپ کے وہ لوگ ہیں، تھوڑے بہت جو آپ کے رائٹس ہیں وہ تو وہیں پہ ختم ہو گئے جب آپ نے اوور اسٹے کر لیا. وہ چیزیں وہیں پہ ختم ہوگی. اب پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، کیسے پہنچے ہیں، کس طرح پہنچے ہیں، کسی مسئلے میں آ گئے ہیں تو پھر بینگ اے پاکستانی پھر بھی آپ کے کچھ رائٹس ہیں جو آپ کلیم کر سکتے ہیں. آپ کسی مسئلے میں ہیں، آپ نے کہا کہ سر قلم کر دیے. لا آف لینڈ اگر سر قلم کرنے کا ہے نا تو عروج وہ آپ بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ نہیں بدل سکتے. آپ سعودیہ کا آپ پاکستان کے اندر ہیں، سپوز بلاسفیمی ہے، ڈفرنٹ ایسے لاز ہیں جو ہمارے ملک کے اسپیسیفک لاز ہوں گے، آپ نہیں بدل سکتے. یہاں پہ ہومو سیکچولیٹی ایک کرائم ہے، آپ نہیں بدل سکتے. آپ امریکہ سے آئے، ویسٹ سے آئے، آپ یہاں آ کے یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ لا آف لینڈ پرمیشن نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. دوسری بات کہ ریگولیٹ کرنا ہے سسٹم کو تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بجائے ایسے انڈیویجول کو، جیسے وہاں پہ لوگ مشکل میں، جیسے انہوں نے کہا آلو ابال کے کھا رہے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں وہ لوگ ان کے اوپر کیونکہ ان کا قانون ہمارے قانون سے جو بظاہر بڑا سخت نظر آتا ہے اس سے کئی زیادہ سخت ہے. وہ لوگ کئی زیادہ انہیومن قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور کتنا ٹارچر کرتے ہیں آپ کو. وہ جتنا گرج ان کو کسی دوسرے کنٹری سے ہوتا ہے وہ انہی غریبوں پہ اتارتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے سامنے آتے ہیں؟ سوشل میڈیا. کہیں سے کوئی تصویر آ گئی، کہیں سے کوئی ویڈیو آ گئی، سول سوسائٹی نے تھوڑی آواز اٹھا دی، پتہ کراؤ لوگوں کا، تو تھوڑا بہت منسٹری یا جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو پتہ کرا لیتی ہے. بٹ اس سے زیادہ یہ کچھ کرتے نہیں ہیں کیونکہ خود پھنستے ہیں کہ آپ کا بارڈر کیسے کسی نے انلیگل طور پہ کراس کر لیا. اب وہاں کے لوگ یہاں کے کوئی اوور اسٹے کرتا نہیں، کوئی ریزن بھی نہیں ہے ہمارے پاس کسی کو روکنے کے لیے. لیکن اگر آپ نے وہاں پہ یہ سب کر لیا، آپ نے کہا کہ قانون پڑھایا جائے، وہ کس صورت میں پڑھائیں گے؟ منسٹری کو ایک کوٹا آیا، گورنمنٹ کو اتنے ڈاکٹرز ہمیں چاہیے، اتنی ڈیمانڈ اس کی ہے، وہ ایک لسٹ آتی ہے، آپ ایویلویٹ ہوتے ہیں، آپ تھرو پراپر چینل جو ہے وہ بے شک آپ ایجنٹس کو انوالو کریں، آپ کسی طریقے سے جاتے ہیں، اس صورت میں آپ کو وہ لینگویج پڑھائیں، آپ کو وہ لسٹ دے دیتے ہیں جی یہ قانون ہے یہ. لیکن انلیگل طریقے سے جب تک لوگ باہر جاتے رہیں گے تب تک آپ اس چیز کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. کس کو بلیم کریں گے؟ گورنمنٹ کو کریں گے، وہ کہیں گے جی یہ تو یہاں سے بھی کرائم ہی کر کے گیا، کیوں گیا اس طریقے سے، شپ کے ذریعے چلا گیا، بارڈر غلط طریقے سے کراس کیا. اور آپ ایجنٹ کو بھی کیوں قصوروار ٹھہرائیں گے؟ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ایسے ایجنٹس کو پکڑیں. ابھی تک کتنے لوگ سامنے آئے ہیں، لیکن ہم جس کا دل چاہتا ہے وہ دکان کھول لیتا ہے، ان کو پکچر کچھ اور دکھائے گا، ویب سائٹ بنا، 2 بندے ویب سائٹ مل کے بناتے ہیں اور بس جی پاسپورٹ لیے. عمرے تک کے لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ غلط ویزا سٹیمپ کر کے جعلی دے دیے تھے. تو یہ تو جاب کا تو کوئی وہ بیچارے لیبر کمیونٹی جاتی ہے. ہم سینیٹر صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ایسا کوئی قانون کیوں موجود نہیں ہے کہ ریگولیٹ کر سکیں یہ جتنے ایجنٹ انلیگل طریقے سے اور اتنی بھاری رقم لیتے ہیں ان بچوں سے، ان لڑکوں سے جو باہر جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بار تک بیچ دیتے ہیں کہ جی اب ہم یورپ چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، گلف چلے جائیں گے، سعودیہ چلے جائیں گے. اور اس میں سب سے جو خطرناک بات ہے وہ پچھلے چند سالوں میں دیکھنے کو آئی ہے کہ یو اے ای میں اور سعودیہ میں بیوٹی پارلر کا، بیوٹی سیلون پہ کام کرنے کے لیے بیوٹیشن کے نام پہ لڑکیوں کو بھرتی کیا گیا اور ان کو وہاں پہ لے جایا گیا. وہاں لے جا کے تو ان سے وہ مطلب سیکشن لیوری کروائی گئی، ان سے پروسٹیٹیوشن کروائی گئی، ان کو گھروں پہ کام پہ لگایا گیا. اور وہ جو ایک سیلون کا ایک آئیڈیا تھا یا پھر یہ کہ شاپنگ مالز میں کام کرنے کے بہانے لے کے گئے ان خواتین کے لیے. دبئی وغیرہ میں تو ہوا، سعودی عرب میں اس طرح نہیں ہے. سعودی عرب میں اس طرح بغیر مطلب محرم کے بغیر عورتیں جا ہی نہیں سکتی. اور جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے تو ان کا بھی لا اپنی جگہ بہت اچھا ہے اور وہاں کے لوگ کافی پرسکون زندگی گزارتے ہیں جو یہاں سے گئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اب کیونکہ ہمارے ایجنٹ جو درمیان میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اپنے ہی ملک میں کہاں چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ تو بیگار کی طرح جان چھڑاتے ہیں باہر جانے والوں سے. یہاں تک کہ ابھی ہوا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے حج کے موقع پہ بن لادن کی کرین گر گئی تھی حاجیوں پر. اس کے بعد بن لادن کو کام حکومت نے دینا بند کر دیا. ان کے تحت جو بڑی بڑی کمپنیز چلتی تھیں، 7 گروپ آف کمپنیز تھا اور سعودی اوج اور بہت بڑی بڑی نامی کمپنیز، وہ سب بیٹھتی چلی گئیں. ان میں سے تقریباً 1250 لوگ ہمارے بے روزگار ہوئے، انہیں کیمپوں میں بھیج دیا گیا.
जब उन्होंने एम्बेसी कॉल की और कहा कि हम लोग बड़ी मुश्किल में और हम कैंपों में यहाँ बैठे, तो एम्बेसी से, पाकिस्तान एम्बेसी से जवाब आता है कि आप अपने लिए दुआ करें। इत्तेफाक से मैं सऊदी अरब गई हुई थी, मैंने टीवी पर ये देखा तो मैंने लोगों से रब्ता किया, पाकिस्तानियों से, कि कौन देख रहा है इन्हें। वहाँ कैंपों में गई, बड़ा बुरा हाल, लोग धाड़े मार मार के रो रहे। बड़ी मुश्किल से हमने 2-2.5 महीने में अपनी स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू बहुत कोशिशें करके उन तमाम लोगों को पाकिस्तान बुलाया। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि 50,000 रुपये फ़ी ख़ानदान वो देंगे, लेकिन बेशुमार ख़ानदानों को अभी तक पैसे नहीं मिले। आए दिन इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे भी मुज़ाहिरा होता है, वो लोग रोते बिल्कुल। धोते आते हैं। तो मतलब ये कि हमारी हुकूमतें भी अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं करती। अब मुझे जो ज़्यादा परेशानी है कि आप बताइए, अगर 10 से 12 लाख पाकिस्तानी 3 महीने में पाकिस्तान आने, सबसे पहले उनका टिकट का मसला है, क्योंकि वो तो एक साल से बेरोज़गार हैं, वो अपना टिकट कुछ नहीं खरीद जेलों में भी सकते। हैं। जेलों में तो अलग हैं, वो ड्रग्स, ज़्यादातर हमारे लोग ड्रग्स में हैं, ख़वातीन भी हैं, दुबई में भी हैं और सऊदी अरब में भी हैं। तो मैं तो हुकूमत से एक यही अपील करना चाहती हूँ कि कम से कम चाहे आदमियों को रहने दे, ख़वातीन को तो अपने मुल्क ला के, बाकी जो जेल का उनका हिस्सा है, जितने पीरियड के लिए उन्हें जेल में डाला गया है, तो पाकिस्तान में उनकी वो तो मियाद पूरी करवा दी जाए। इतनी शर्मिंदगी होती है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो बाहर ड्रग्स के, और हमारी एफआई क्या कर रही होती है, और वो एयरपोर्ट से निकल कैसे जाती हैं। पिछले दिनों ज़ेंटेक एक टैबलेट है, बिल्कुल। उसको इतना ज़्यादा कि उम्रे पे एक फैमिली जा रही थी नन्हे नन्हे बच्चों के साथ, वो इतनी ज़्यादा ज़ेंटेक लेकर गए, वो सब जेल में गए। अब टीवी पे एक दिन देखा था, उसके बाद मालूमात की तो कहीं से हो नहीं पाई उनके बारे में कि वो क्या कर रहे हैं बेचारे। और हमारी एम्बेसी का हाल ये है कि उनका वकील कभी भी सही टाइम पे नहीं पहुंचता। जैसे पिछले दिनों पाकिस्तानी फंस गए थे, तो हमारे वकील ने ना जा के केस बिगाड़ दिया था उनका। वो तो अगर स्टैंडिंग कमेटी हमारी ओवरसीज़ की इतनी मदद ना करती तो वो लोग वापस नहीं आ सकते थे। बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि जो 10-12 लाख पाकिस्तानी आएंगे, इनके टिकट का बंदोबस्त कौन करेगा। एम्बेसी हमारी, मुझे यकीन है पूरा, कि बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेगी। अभी हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी 3-4 दिन कबल, तो मैंने ये कहा था कि पीआईए से किराए कम करवाए जाए, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है वो हाँ, इंतज़ाम करे टिकट का। लेकिन बिल्कुल। 10-12 लाख बहुत होते हैं, ये तो हुकूमत को हिस्सा करना लेना चाहिए ना, पड़ेगा बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल। और तो वो नहीं आ सकते इस तरह, क्योंकि बाल बच्चों वाले हैं वो। और उनकी और सजा बढ़ती रहेगी। एक नहीं, वो जो हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो सऊदी हुकूमत ने 3 महीने दिए हैं कि जितने गैर कानूनी लोग हैं हम वो उन पे जा कोई सकते हैं, चार्ज हाँ। नहीं करेंगे, वो वापस जा सकते हैं, और और उनके लिए टिकट नहीं। वापसी के दरवाजे भी खुले हैं। ये नहीं कि हम उन्हें ब्लेम लगा के भेज रहे हैं, लेकिन असल मसला टिकट का है, वो आएंगे कैसे। टिकट का मसला है। जी हाँ। सर, टिकट का मसला है, ये सिर्फ कहानी सऊदी अरब की नहीं है। अगर आप देखें कि तुर्की हमारे जो लोग जाते हैं और जो बगैर वीज़ा हाँ। के जाते हैं, थ्रू ह्यूमन स्मगलर्स जाते हैं, एजेंट्स जाते हैं, अब यहाँ पे वही बात मैं रिपीट करूँगी, अपना घर बार बेच देते हैं कि जी हम पता नहीं यूरोप जाएंगे, पैसे लगे होंगे दरख्तों पे और हम जाते बड़े खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन हकाइक मुख्तलिफ हैं। और जब रास्ते की कैदोबंद और मुसीबतें बर्दाश्त करते या समंदर में अगर नहीं डूबे जी। और बच गए हैं जिंदा, सही। वहां जाते हैं तो उस मुल्क में भी वो इलीगल है। तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको किस तरह बताया जाए कि आपके लिए कोई ना कोई मदद का दरवाजा ह्यूमन राइट्स के नाम पे खुला हुआ है, कहाँ जाएं ये लोग। थैंक यू। पहली बात तो यही है कि जो इलीगली तौर पे जाता है उनको यहाँ ब्लॉक किया जाए कि हाँ, यहाँ स्टेट जाके की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से वो उनके नहीं पूरे लेते। डॉक्यूमेंटेशन चेक करके उनको भेजा जाए कि जी ये अगर लीगली तौर पे जा रहा है तो ठीक है। अदरवाइज वहाँ जाएगा तो पहुँच जाएगा किसी तरीके से, यहाँ से बाई रोड लॉन्चेस के थ्रू जाते हैं जो भी है, वहाँ जाके मुल्क की बदनामी भी हो रही होती है। और जब वहाँ जिंदा सलामत अगर पहुंच गए तो उसके बाद वो स्टेट जो खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वो अब स्टेट्स अपनी जिम्मेदारी ले लेती है कि ये बंदा पहुंच गया तो बीइंग ह्यूमन बीइंग हमने इनको जिंदा रखना है और इसको खाने पीने का जो भी है उसको एक देना है। हमारी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे सब जवाब दिखाए जाते हैं, यहाँ से हम कहते हैं जी ईरान चले जाएं, ईरान से आगे तुर्की चले जाएं, तुर्की से एक बाद आगे इटली की तरफ जाएं, इटली के जाके उनके पासपोर्ट ऑलरेडी लिए जाते हैं, वहाँ जाके समुद्र के किनारे जाके ये कहते हैं कि आप तुम छलांगे मार दो और उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं। उनकी जो पिछले ये हुआ था कि इटली की जो उनकी जो नेवी या बोट्स हैं वो लेके ऑलरेडी वो समुद्र के फिर रहे होते हैं,
और उन्होंने कहा कि यार, क्योंकि इनकी आदत बन गई थी वहाँ, हमारे सिर्फ पाकिस्तान नहीं और भी कंट्रीज के थे, कि वहाँ जाके जब देखा कि जी आर्मीज की उनके कोई बोट फिर रही है, जहाज फिर रहा है, तो उसके साथ छलांगे मारनी शुरू कर देते थे ताकि वो कहें कि डूब रहे हैं लोग ना जी, और जानबूझ के छलांग मारी ताकि वो निकाले, उसके बाद कहें कि हमें तो पता नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास, लीगली तौर पे हम आए थे, वो गुम हो गए। अच्छा, अब वो उनको निकाल के एक टाइम वो निकाल के उनको बाहर ले आते थे, और वो उनको पता चलेगा कि नहीं ये सारे लीगली तौर पे हैं। उन्होंने 2-3 दफा ऐसे छोड़ दिया कि जाओ भाई जाने दो इनको, जो डूबते हैं डूबे, जानबूझ के ये छलांग मार रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ताकि इनका ये एम ये है कि हमें निकाल लें। और उसमें 800-900 लोग जो है वो मारे गए। उसके बाद फिर पूरी यूरोप में ये खप पड़ी कि नहीं, वाई इटली वाले जो है वो उनको क्यों नहीं बचा रहे, उनको बचाएं। उसके बाद फिर इटली वाले फिर उन्होंने बचा के उन्होंने फिर उनको लेके बाहर आते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस एक कंट्री की बाद में आखिर पता तो चलता है कि किस तरीके से है। और फिर वो मसाइल जो है, अब जिस तरीके से सऊदी अरब में हम कह रहे हैं कि 19-20 लाख हमारा पाकिस्तानी है, वहाँ 19-20 लाख लोगों को मैनेज करना जो है, आपके कौंसलेट भी हैं वहाँ, एम्बेसी भी है, वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए, और फिर दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है कि जिस तरह आप अभी फरमाया आप लोगों ने कि एक पहली बात तो अनस्किल्ड लेबर होती है ज्यादातर, और उसके बाद फिर वो जो उस लैंग्वेज के उनका नहीं, उनको उस लैंग्वेज का बैरियर है, वहां जाके वो बता भी नहीं सकते क्या करना है। और तीसरा, अभी कुछ और लोग गए, अभी जो हमारे सारिया से लोग जर्मनी ने या बाकी यूरोप ने लिए कि जी आप लोग पनाह उनको हम देंगे, हमारे पाकिस्तानी भी गए उसमें काफी सारे, और वहाँ टांग पे टांग रखे बैठे होते हैं। वो दामाद बन के वहाँ के जी हमें वजीफा मिलेगा और हम करेंगे ना, वो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना कर रहे होते हैं। आखिर उनको पकड़ के उन्होंने खासतौर पर जो मुल्क डिफिकल्ट है, जर्मन हो गया बाकी हो गया, उनको फिर अरेस्ट कर लेते हैं। जब वापस वो कहते हैं कि इनको भेजो, डिपोर्ट कर दें, वो डिपोर्ट कर देते हैं। वो काफी बहुत ज्यादा एक मुल्क की बदनामी होती है। बिल्कुल। उसका यही है कि यहाँ से जब हम अपने बॉर्डर से जो भी बाहर जाए, पहली बात तो ये कि कहीं जाना है, हमारे कुछ नो हाउ उसके बारे में हो, लैंग्वेज सीखें, जिस मुल्क में जाना है लीगल तरीके से जाएं। सबसे अच्छा तरीका लीगल तरीका है। सेफ रहते हैं, आपके ह्यूमन राइट्स आपको मिलते हैं जी, बिल्कुल मिलेंगे, वहां मिलेंगे। और फिर उसके बाद ये है कि आप इज्जत से जाके compete कर सकेंगे। अदरवाइज आप जाके वहां मजदूरी करनी है तो फिर उससे बेहतर है कि यहाँ जितनी मेहनत वहां जाके कर रहे होते हैं, यहीं पे कर लें। सऊदीया में या दुबई में भी जाके जितनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ अगर उतनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अदीला खान से पूछेंगे कि ये जो खवातीन को स्मगल करने का एक नया तरीका मुतारिफ किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात है और इनका किस तरह सद्देबाब किया जाए। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स आगही मोहम के साथ उरूज रज़ा एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी अदीला खान से हम पूछेंगे कि अदीला, ये जो ख़वातीन को बहुत बड़ी तादाद में अट्रैक्ट किया जाता है कि जी आपको मिडल ईस्ट में जॉब दिलाई जाएंगी, आपको यूरोप में जॉब दिलाई जाएंगी, और इस तरह वो ख़वातीन जो हैं वो इंतहाई एक्साइटेड हो जाती हैं और वो शायद वो लीगल टेक्निकलिटीज़ में जानना भी नहीं चाहती फिर वो, और वो ये चाहती हैं कि बस अभी हमें यूरोप ले जाया जाए, गल्फ़ ले जाया जाए, कहीं ले जाया जाए ताकि हम वहाँ पे जाके अच्छे पैसे कमा सकें। क्या वजूहात हैं? ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन क्यों इस साइड पे बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं? एक अनएजुकेटेड खातून और एक ऐसे माशरे का हिस्सा जिसमें खातून को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, मज़हब, कानून, माशरा, कल्चर, हर लिहाज से। एजुकेशन आपने देख लिया कि जो भी हमारा एजुकेशन का रेट है उसमें उस रेशो में ख़वातीन सबसे कम है, ठीक है। जो आती हैं बड़ा लड़ के आती हैं। इतनी रिस्ट्रिक्शंस लाइफ के अंदर कि आपके बेसिक राइट्स भी आपको नहीं मिलते। शादी आपने किसी की मर्जी से करनी है, रहना आपने किसी की मर्जी से है, पढ़ना आपने है या नहीं है ये कोई और डिसाइड करेगा। तो लड़कों की निस्बत ख़वातीन बहुत ज़्यादा पिसती हैं। उसमें क्या होता है कि एडोलेसेंट एज में या यंग एज में जाके इनके अंदर ज़्यादा कहना चाहिए कि ज़्यादा बागी हो जाती हैं ख़वातीन, लड़कियां बहुत आ जाता है। हाँ। वो क्यों है? वो इसलिए है कि उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे होते। फिर जहाँ से उनको थोड़ी सी स्ट्रीक नजर आती है ना कि कहीं से हमें किसी ने कह दिया है, और वो बड़े लोग होते हैं जो आपको कॉलेज में कहीं मिल गया, कहीं पे मिल गया, इवन पार्लर्स में आप गए वहां पे मिल गया कि अगर तुम ये सीख लो तो हम ये ले जाएंगे। अभी अदीला, मैं यहाँ पे आपको जरा रिमाइंड करवा दूं, पिछले दिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप आया था जिसमें वो खातून जो है, लड़की जो है, रो के कह रही है कि मैं और मेरी बहन यहाँ आए, दुबई में आए और यहाँ पे आके हमसे ये गलत काम करवाते हैं। क्राइम रेट इधर इतना ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। अगर एक घर में बच्चियां हैं,
उनको अपना घर भी पालना है, सब कुछ करना है, माँ का भी इलाज कराना है, और नहीं तो एटलीस्ट माँ को और छोटे बहन भाइयों को तो देखना है। आप सोचिए उस सूरत में, ये ज्यादातर अनमैरिड लड़कियां हैं, हाँ, रेशो unmarried हैं। रिसर्च एविडेंस यही बिल्कुल, बताता है हाँ। कि ये अनमैरिड लड़कियां हैं और गरीब घरानों की लड़कियां हैं। वो जब एक तो एजुकेशन नहीं होती उनकी कि वो पता करें कि ये लीगल मासूम है कि है। नहीं, दूसरा उन्होंने हाँ। चोरी छुपे माशरे से करना होता है ये, हाँ। यहाँ रह के वो हर तरह का काम करके अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती, बाहर ही नहीं निकल सकती, जिस मोहल्ले में जिस हाँ। स्लम में रहती है वो परमिशन नहीं देता वहाँ का बिल्कुल। कल्चर, उस सारी फरार के लिए ये वो चैनल यूज करती हैं। और फिर जो बेस्ट स्टोरीज वो लाके आपको बताते हैं, वो लड़की कहती देखो हम तो यहाँ रहते थे, हम तो गए, हम ये हो गए, ये वो एजेंट्स हैं, वो लड़कियां हैं जो आके इनको बड़ा बिला बुसला के ले जाती हैं। अब वहां एक तो आप इलीगल तरीके से वहां चले गए, बिल्कुल। वहां कौन सुनेगा? जैसे मैडम ने कहा कि वहां का कानून बुरा हाँ। नहीं है, बट जो इलीगल अपना स्टेटस ही उसका इलीगल है, वहां पे उनको कौन सपोर्ट करेगा? तो इसके लिए जो सोल्यूशन मेरे माइंड में आता है, पहले तो स्टेट पहले ही यहाँ उनको से रोक जाने ले। क्यों देता है, बिल्कुल। किसके पास आप जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, हाँ। ठीक है, कौन है, कौन आपको रोजगार ऑफर कर रहा है, जो आपको Exactly, जॉब हाँ। ऑफर कर रहा है वो रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, वहां पे दुबई में रिकॉर्ड है नहीं है, आप ये सब होने देते हैं, उनको जाने देते हैं। सेकेंडली कुछ अवेयरनेस ऐसी होनी चाहिए, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी के थ्रू कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि ऐसी स्टोरीज आप लोगों को बताते जाएं। हाँ। अवेयरनेस जो Awareness है create वो करें, कि बिल्कुल। आप लड़कियां मत जाएं इस आप तरह से अपनी अकेली। बेटियों को किस तरह किस तरह? भिजवा रहे हो, अंधा एतमाद कर रहे हो एक आदमी के ऊपर, Exactly. और दो बेटियां भिजवा और रहे हो। यहाँ पे भी जो पार्लर्स हाँ। हैं जो हर गली मोहल्ले में है, हम लोग तो कोई नहीं करते ना, कहाँ रेगुलेट करते हैं किसी हाँ। चीज को? कौन लाइसेंस लेता है कि मैंने दुकान खोली है? बिल्कुल। कोई भी बंदा कोई भी दुकान नहीं, खोल सकता है। बिल्कुल। उस दुकान के अंदर होता क्या है? हर बच्ची जाती है ना, बिल्कुल। मोहल्ले में छोटे छोटे पार्लर हाँ, हैं, छोटे थोड़े छोटे, थोड़े से हाँ। पैसे लेके 20-50 रुपए 200 लेके वो वहां चली जाती हैं, वहां से उनको ये स्टोरीज पता चलती हैं, बिल्कुल। वहां से वो भागती हैं, और फिर होता क्या है, भागी भी होती हैं घर से, कौन उनके वापसी के टिकट बर्दाश्त करेगा? किसको कहेंगी पाकिस्तान में भी कॉल करके? बिल्कुल। तो फिर वो फंसती चली जाती हैं उस दलदल के फंसते अंदर। चली जाती हैं उस आखिरी सोल्यूशन प्रोस्टिट्यूशन ही है ना, आखिरी Exactly. सोल्यूशन वही रह गया। वही रह गया, बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे जो सऊदी अरब में फंसे हुए, जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको पाकिस्तान हम भिजवा देंगे, 3 महीने उन्होंने दिए हैं। एक तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह वो बेचारे टिकट तक के तो उनके पास पैसे नहीं। अभी अगर कोई फाउंडेशन या आपके जो वहाँ पे ओवरसीज कोई क्लास है, वो अगर उनके टिकट अफोर्ड कर लेती है और वो पाकिस्तान पहुँच भी जाते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके लिए क्या फेवर करेगी, किस तरह उनको एडजस्ट करेगी, कोई रोजगार देगी, क्या होगा? और बहुत बड़ी तादाद है उन पाकिस्तानियों की जो बेरोजगार हो जाएंगे पाकिस्तान आके। बिल्कुल। देखिए, एक तो उनकी वापसी का हर सूरत हुकूमत को बोझ उठाना पड़ेगा। वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है, 1-1 साल से जो लोग तनख्वाहें नहीं ले रहे वो कैसे वापस आएंगे फैमिली समेत। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो हमारी हुकूमत है वो आंखें बंद किए बैठी है। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मत ये है कि हमारे हुक्मरानों की तो दोस्तियाँ होती हैं दूसरे मुल्क के हुक्मरानों से, लेकिन हमारी रियासत का कोई दोस्त नहीं होता। अभी मसलन आज ही जनरल राहिल शरीफ साहब गए, एक बड़ा नाम, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी जंग लड़ी उन्होंने, और माशाल्लाह वहाँ गए तो फ़ौज के, इत्तेहादी फ़ौज के सरबराह बने हैं। तो क्या हम किसी से ये रिक्वेस्ट नहीं करते कि देखिए हम भी तो आपके लिए अपने दिलो जान बिल्कुल। निछावर किए हुए हैं। हमारे 12 लाख लोग जो वापस आ रहे हैं, इनमें से जो यंग हैं उन्हें आप वापस ले लीजिए दोबारा, और बाकी जो ज़ईफ़ होके आ रहे हैं या एजिड हो रहे हैं, ठीक है, 50 हाँ। प्लस हैं, उनके घर से कोई जवान लड़का आप ले लीजिए। तो 12 लाख की जगह 12 लाख ही वापस ले लें। अच्छा, ये भी ये नहीं कर सकेंगे, उम्मीद है, क्योंकि ये लोग कभी इस Negotiation पोजीशन में में नहीं नहीं होते, जाते। कभी नहीं जाते। तो अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। 2022 में कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है फुटबॉल का, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है, और वो वहाँ पे बेशुमार तरक्याती काम, कंस्ट्रक्शन हो रही है, होटल्स बन रहे हैं। हाँ। यहाँ तक कि एक ट्रेन इस तरह चलेगी कि कुवैत से सऊदी अरब, सऊदी अरब से बहरीन, बहरीन से कतर, इस तरह जाएगी। तो वो एक बहुत ही ह्यूज प्रोग्राम है। अच्छा, मुझे वहाँ पे जा सकते हैं बिल्कुल, जी। वहाँ पे भी जा सकते हैं, उनको वहाँ पे भी सेट किया जा सकता है। जी हाँ। और अगर वो पाकिस्तान में आना चाहें, जो ज़ईफ सिटीजन्स हैं पाकिस्तान जी, के, जी। पीआईए क्यों उनके लिए स्पेशल फ्लाइट नहीं चलाती है? भाई पीआईए के तो अपने रोने, वो तो हमेशा खसारे में रहती है। पीआईए तो हमेशा रोती रहती है, होती लेकिन रहती है। कभी लोगों के वेलफेयर के लिए भी कुछ किया, या नहीं, एक गवर्नमेंट काम अगर किया है। कहती है पीआईए से वेलफेयर तो? का एक काम किया है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पीआईए का सर ये सेहरा है। मैंने 2003 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उनसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत शुरू में ही सेनेट के कि फ्री ऑफ कॉस्ट डेड बॉडीज़ का इंतज़ाम कर दीजिए।
تو الحمدللہ وہ ہو گیا. وہ یہ تو صحرا ہے چودھری پی آئی اے شجاعت کے ساتھ. جب پرائم منسٹر تھے نہیں، وہ انہوں نے جب شروع انہوں کی نے تھی. نہیں وہ کیا تھا، جب میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کا کر دیا تھا فوراً. لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ باقی اوورسیز رہ گیا. تو جب چودھری شجاعت صاحب عبوری وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پھر پورے اوورسیز کا کر دیا اوورسیز تھا. کا کر دیا تھا کہ ڈیڈ اچھا، باڈیز پی آئی اے جو ہاں، فری آف کاسٹ تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں واحد پی آئی اے ہے جو میتیں فری لا رہی ہے اپنے بالکل. لوگوں کی. اچھا، دوسری بات جو ہے اس وقت ملیشیا میں لیکن پوری دنیا میں پی آئی اے ہی واحد ایئر لائن ہے جو سب سے پتھیٹک کھانا دے رہی ہے اپنے وہی ٹائم تھا جو ہاں، سب سے سپیریئر سپیریئر تھی، وہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے. ایک اور چھوٹا سا ٹاپک یہ ہے کہ ملیشیا میں 2020 میں 5 لاکھ جابز آفر ہو رہی ہیں. یہ ہے ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے یا ہم ایم بی اے کرائیں گے مارکیٹنگ یا فائنینس، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں پڑھاتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اگر ڈپلومہ ہولڈرز بھی ہوں کچھ ہوں، ہم وہاں رجوع کریں. وہاں پھر ایک بڑا ظاہر ہے کہ سیٹ اپ ہے ملیشیا میں، اور شاپنگ مالز وہاں پہ بہت اس طرح ہیں کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ وہاں شاپنگ کرنے آتے ہیں. تو ہم کچھ سکھائیں، وہاں سے معاہدہ کریں. 2008 میں ہوا تھا کوئی معاہدہ حکومت کا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ اس معاہدے کا ہوا کیا. اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں سینیٹر صاحبہ کے جو جابز اچھی والی ہوں گی وہ بھی منسٹرز اور یہ وہ سب اپنی فیملی کو بانٹ دیتے ہیں. کیریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے عروج. کیریئر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے، ہوگی تو marriage آپ نہیں کہیں گے ہے. انٹرنیشنلی ٹرینڈ کیا ہے، آپ اس طرف جائیں. کون کیریئر وہ کاؤنسلنگ وہ بھی کچھ نہیں ہے. وہ کمپیوٹر کا جب زمانہ آیا تو ہر بندے نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی، اور جو ان کا ایم بی اے لمیٹڈ آیا وہ تو ہر گھر سے ایم بی اے نکلے. اب وہی ایم بی اے اب کلرکی بھی کر رہے ہوتے ہیں. انور صاحب، اوورسیز پاکستان کی کیا کیا مشکلات اور بھی ہو سکتی ہیں؟ چند تو میں نے گنوا دی. اور رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو بھی کائنڈلی تھوڑا سا ڈسکس جی کریں بالکل. گے. جی اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، جب ہم بات یہاں سے کرتے ہیں، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر باہر جاتا ہے، اوورسیز ونگ بنے ہوئے ہیں ہمارے ساری پارٹیز کے. آپ ایون کہ ابھی بھی جو انٹرنیشنل ہمارے جو یو ایس اے کے الیکشنز ہو رہے تھے، پاکستانی لابی اس میں بڑی اپنی ایکٹیو رول پلے کر رہی تھی کہ جو پاکستان کے فیور جو کینڈیڈیٹ ہوں وہ آگے جیتے. سیم باقی کنٹریز میں ہوتا ہے. اور جب یہاں سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جاتے ہیں تو وہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی کے جو وہاں کے آفس بیرے ہیں ان کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. سیم ٹائم ان کے لیے فنڈنگ بہت زیادہ وہ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ عمران خان پی ٹی اے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ فنڈنگ باہر سے اوورسیز پاکستان دیتے ہیں. طاہر القادری صاحب کو بہت زیادہ پیسے باہر سے ملتا ہے. لیکن کیا ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کے لیے کچھ پے بیک کیا ہے؟ کبھی بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ان لوگوں کو ان کی ورک ایک ہے. ہمارے میاں سرور صاحب جو گلاسکو میں اپنے چھوڑ کے یہاں آئے، کیا ابھی انہوں نے کیا ایسا کوئی انتظام کیا ہے کہ جی وہاں کے لوگ جو رہ رہے ہیں، جو باہر پاکستانی رہ رہے ہیں، ان کو ووٹ کا حق مل جائے؟ اب یہ ہم ابھی تو پہلے جو کر رہے تھے زیادہ تر گلف کی کر رہے تھے. گلف میں کیونکہ لوور انکم، ہماری لوور انکم کے جو لیبر کلاس زیادہ تر ہوتی ہے. لیکن جب ہم یو کے کی یا ہم یورپین یونین کنٹریز کی یا یو ایس اے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ہائی کلاس پاکستانی وہ ہوتے ہیں، اور وہ جو عبور ان کو ہے کہ جی کیا ان کو ووٹ کا حق کیوں نہیں ملے گا. ہمارے ایون کہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں وہ اپنے بائی ڈاک ووٹ ڈال سکتے ہیں. اس طریقے سے وہاں ان کنٹریز میں ایمبیسی کے تھرو ان کا ووٹ ڈالا جائے، تاکہ جب اناؤنسمنٹ کینڈیڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بیلٹنگ کے تھرو ووٹ دیے جائیں وہاں ان کو، کہ وہ اپنے ووٹ جو ہے، ایون کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں اگر جرمنی کے ووٹ پڑ رہے ہیں یا یورپ کے ووٹ پڑ رہے ہیں تو یہاں کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کی ووٹنگ ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے بائی پوسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں سے وہ ان کا پروسیس ہو. ایک تو ان کا یہ ہے کہ جی وہ ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو مس انفارمیشن، ہمارے کچھ چینلز ایسے ہیں جو کیونکہ اب وہاں ہمارے جو بھائی پاکستانی بھائی ہوتے ہیں ان کے پاس سوشل لائف اب تھوڑی سی کم ہوتی ہے. یہاں تو چلو جو ہم نے کبھی رشتہ دار کے پاس چلے گئے اور بھی سارا دن اپنی محنت مزدوری میں، وہ جب 8-10 گھنٹے کے بعد وہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں. اب ٹی وی پہ ان کو موسٹلی جو ہماری ایسے چینلز ہیں جو بڑی بلیک پکچر ہی ہمیشہ دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ پکچر ہم کہتے تو ہیں کہ جی ہمارے وہ آئینہ ہے یا عکس ہے، لیکن وہ آئینہ اتنا بھی برا نہیں ہوتا جو وہ بیچارے وہ اور زیادہ کریٹیسائز ہو رہے ہیں وہاں، اور پھر وہ اپنا وہ کڑ رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کڑ رہے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کریکٹ انفارمیشن ان کے پاس دیں. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ یہاں، ان لوگوں نے آخر ان کے روٹس یہاں ہیں، ان کے رشتے دار انہوں نے آخر میں یہاں آنا ہوتا ہے. یہاں وہ کو پلاٹ لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کی زمین لیتے ہیں، ان کے اوپر باقی لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو لٹیگیشن اوورسیز پاکستانی کے، آپ ویب پہ جا کے یہ کہیں بھی آپ مسائل دیکھیں گے، سب سے زیادہ ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. کسی نے پلاٹ لیا
प्लाट लेके उसके बाद उसके किसी ने कब्जा ले लिया, 6-7 साल तक कोई कब्जा नहीं छोड़ता, उसको ये कहते हैं कि आप इसको औने पौने बेचना तो हमें दे दो, अदरवाइज भाई हम तो घर बना लेंगे। जी हाँ, ये घरों उनकी पे भी प्रॉब्लम कब्जे है। हैं। एयरपोर्ट पे वो लोग आते हैं तो हम सोचते हैं कि जी बड़े पैसे कमा के लाएं, एयरपोर्ट से पोर्टर तक उनसे कर रहे होते हैं, टैक्सी वाला वो कर रहा होता है। जी हाँ। फैसिलिटेट हमें चाहिए कि हम उन लोगों के लिए फैसिलिटेट डेस्क बनाएं, वो हम नहीं कर रहे होते कि उनको वार्म वेलकम किया जाए। कागजों में हम लिखा हुआ है हमारे कि जनाब बाहर से जब आएगा जाएगा उसके लिए एक स्पेशल ओवरसीज डेस्क एक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे या लाहौर एयरपोर्ट पे आप जाके देखें, आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है नहीं, ऐसा, कराची सेम उनके एयरपोर्ट रिश्तेदारों पे के भी साथ नहीं भी, है। रिश्तेदार भी ये सोचते हैं कि जी हमारा बंदा बाहर गया हुआ, बस वहां तो मुफ्त में पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल। जो आ रहे हैं वो खर्च कर लो। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ अर्से बाद उसने वापस आना है ताकि वो अपना कैरियर बना सके, आके बिजनेस मैनेज कर बिल्कुल सके। ठीक है। उस तरीके से ये है कि उनकी मुश्किलात को बाकी लोग भी हम समझें और फैसिलिटेट भी करें। रेमिटेंस से जब उनकी आ रही होती है और उनको बैंकों के थ्रू जो है, उनके कम से कम सारे बैंकों के साथ एक हो के वो कम से कम चार्जेस लें। अदरवाइज बैंक बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे होते हैं, टैक्स इतना पड़ रहा होता है कि वो लोग हुंडी के थ्रू जो इलीगली वो पैसे भेज रहे होते हैं, वो हुंडी के थ्रू जो भेज रहे होते हैं वो उनके ऊपर खर्चा बहुत कम आता है, बिल्कुल। वो फिर उसके थ्रू भेज रहे होते हैं। और वो जो ज़र मुबादला हम ऑफिशियल तौर पे कहते हैं, वो हमारी जो रेशियो होती है वो बहुत ज्यादा कम अंडर रिपोर्टिंग है, अंडर रिपोर्टिंग अंडर हमारी रिपोर्टिंग इसलिए होती है इकोनॉमी कि में वो जो उनका इतना रोल है, जो पैसा बाहर से आता है, आप सोचिए $300 देख सा नहीं है, उसको स्कॉलरशिप मिल गया, उसका बच्चा सरकारी दफ्तर में एडजस्ट हो जाएगा, कल वो भी सरकार का स्कॉलरशिप ले लेगा, उसको क्या जरूरत है? नहीं होगा तो जो करप्शन का पैसा है उससे बच्चा बाहर पढ़ा लेगा। उनके बच्चे तो सब बाहर पढ़ रहे हैं। किसका बच्चा जो पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम में पढ़ रहा है वो तो स्कूलों से ही बाहर चले जाते हैं, एक एक पासपोर्ट और ले लेते हैं, अपनी डिग्री ले लेते हैं। प्रॉब्लम तो हम जैसे लोगों को है ना, जिन्होंने बच्चों के लिए इंश्योरेंस भी करानी है, बच्चों के लिए पैसे भी जोड़ने हैं, और जी यहाँ से पढ़ेगा तो नौकरी कहाँ मिलेगी, कहीं बाहर पढ़ने चला जाए, लाखों रुपया खर्च करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा अकल कर ले तो हम ये सारे बच्चे जो इतने टैलेंटेड है, कितने बच्चे हमारे टैलेंटेड है, कम से कम 30% तो चले जाएंगे ना स्कॉलरशिप पे। रियलाइजेशन नहीं है किसी के अंदर, कोई चेक नहीं है, कम किसी से को कम मुस्लिम answerable नहीं ममालिक है। से दरख्वास्त कर लें, चले यूरोप को, अमेरिका को, मुस्लिम ममालिक से कहें वो वेस्टर्न बेहतरीन एजेंडा वाली कहानी एजुकेशन भी हो रही खत्म है। कर दें, हाँ, आप अपने अपने रीजन मुस्लिम में कर ममालिक लें से यार। कहेंगे, आप उन्हें अपने बताएं, साउथ एशिया में ही कर लें। वो अपनी बिल्कुल। खिदमत अच्छा, बताएं जो अनवर हम कर साहब, रहे हैं। आम आदमी नहीं, के मजदूर लिए भेजेंगे वहाँ HEC पे। की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं वो आती तो सब्जेक्ट के हिसाब से और किसको कंट्रीज मिलती है देते हैं। रोज? कभी आपने देखा कोई HEC की स्कॉलरशिप पे क्या हुआ है? पिछले हमारे जो अतार मान से डॉक्टर अतार, उन्होंने एक स्टार्ट किया स्कॉलरशिप्स का। उस वक्त उन्होंने पैसे जो है वो फंडिंग दी कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो कम्पिटेंट बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ें। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उन्होंने वो पैसे कर्टेल कर लिए। पंजाब में जो लैपटॉप बांटे जा रहे हैं सारे लैपटॉप जो शहबाज शरीफ साहब के, वो यूनिवर्सिटीज़ का बजट काट के, जो हायर एजुकेशन का बजट काट के उन्होंने वो लैपटॉप तकसीम जुल्म किए। देखें, आम हाँ, आदमी को नहीं पता। वो आम लोगों को भेजा। उसके बाद वो जो बाहर गए हुए थे, जो 3 साल ऑलरेडी लगा चुके थे या 2 साल लगा चुके थे, उसके बाद उनको कहा गया कि जी अब आपको मजीद हम फंडिंग नहीं देंगे। एक बच्चे को आप 5 साल के लिए या 4 साल के लिए बाहर PhD के लिए भेजा हुआ, उसके जब बता दिया 2 साल के बाद कि मजीद आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इवन के एग्रीमेंट साइन किया होता है, यहाँ जब जाते हैं स्टूडेंट्स उनका ये होता है कि मैं वापस आके अपनी डिग्री मुकम्मल करके यहाँ आके मैं वापस पे बैक करूंगा। लेकिन उन्होंने 2 साल अभी हुए, उन्होंने कहा जी और पैसे आपको नहीं देंगे, लिहाजा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो बेचारे वहां जाके फिर उसके बाद एक जब उनको पहले उम्मीद थी कि हमें हमारी जो हुकूमत सपोर्ट करेगी, लेकिन वहां जाके वो बच्चे इंतहाई परेशान हो गए। मेरी अपनी बेटी वो येल यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप के दूसरे तीसरे नंबर पे रैंकिंग पे है, हार्वर्ड के बाद येल है। अब उसमें पाकिस्तान से पिछले 4 साल से कोई बच्चा भी आर्किटेक्ट में नहीं गया मास्टर करने के लिए। अभी उसका दुनिया के टोटल 17 बच्चे हैं पूरी दुनिया से जिसमें उसका नंबर आया है, वो जारी वहाँ पर। अब गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से अपने खर्चे पे आप उसका ये है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा। इन्फॉर्म्ड भी नहीं है, हम इन्फॉर्म्ड भी नहीं है। और सेम टाइम ये भी है कि जी क्या कोई डेटा है ऐसा कि जी हमारे जो बच्चे बाहर अप्लाई कर रहे हैं जा रहे हैं उनको कुछ मिले, वो नहीं है। वो जो फैमिलीज जिस तरह की जिनके पास कोई अपने को प्लाट या घर है वो बेच के वो कहते हैं चले जाए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी, वो पहले पढ़ लें उसके बाद वो वापस आके उन्होंने इसी कौम की नेशन की यहाँ खिदमत करनी है। लेकिन इनको चाहिए मजदूर तबका चाहिए, हमारी गवर्नमेंट्स को मजदूर चाहिए जो सिर्फ नारे लगा सकें और जो स्किल लेबर ना हो, जो इस तरह के हाई रैंकिंग जो आके चेंज ना सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया है। मोहतरमा सेनेटर निगहत मिर्जा हिना, अदीला खान, अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने गर्मी के इस माहौल में बैठ के हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की मुश्किलात
को एड्रेस करना हम सब का भी फ़र्ज़ है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इस हुकूमत का फ़र्ज़ है जो उनसे ज़र मुबादला के नाम पे बहुत सारी रकम भी लेती है, और फिर जब इनको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको किसी फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब देखते हैं। लेकिन जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो ये आंखें चुराते हैं। और एम्बेसी जो हमारी पाकिस्तानी सफारतखाने मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि एक आम पाकिस्तानी को जितने भी मसाइल हैं उनको एड्रेस करें, और जो पाकिस्तान में रह के आपका रवैया होता है पाकिस्तानियों के साथ, खुदा रहा वो जब पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं तो वो छोड़ दिया करें, और उस मुल्क का जो कानून है उसके मुताबिक अपने शहरियों के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले। उरूज रजा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।